नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन जो रहा वो काफी उथल पुथल भरा सेशन था, क्योंकि खुले तो हम मजबूत थे लेकिन उस मजबूती को होल्ड नहीं कर पाए और आखिर में निफ्टी फिसलकर लाल निशान में बंद हुआ है। हालांकि सुबह जो मोमेंटम था मार्केट्स में वो काफी स्ट्रॉन्ग था। बैंक स्टॉक सबसे ज्यादा दबाव आज के सेशन में बना रहे थे, क्योंकि निफ्टी बैंक 19,000 के नीचे स्लिप हुआ आखिरी मिनटों में। प्राइवेट बैंक स्पेशली काफी गिर रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक पर रिजल्ट का इम्पैक्ट रहा, 6% नीचे ये रहा। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो दिग्गज प्राइवेट बैंक थे वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे निफ्टी बैंक पर, इसीलिए हमने यहाँ पर गिरावट हावी होते हुए देखी। साथ ही अगर आप बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो वहां भी दबाव ही था। एकमात्र ऑटो ऐसा स्पेस है जहां पर अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमने आज के सेशन में बनता हुआ देखा था। दिग्गजों में रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी सपोर्ट कर रहा था। अगर रिलायंस की ओर से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो शायद थोड़ा और वीकनेस मार्केट में दिखती। हमने आज दिग्गज आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होते हुए देखी। टीसीएस, इन्फोसिस की ओर से जो कंट्रीब्यूशन तो काफी स्ट्रॉन्ग था। मिड कैप और स्मॉल कैप में मुनाफा वसूली हावी हुई, ऊपरी स्तरों से फिसले, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पर बाइंग आज के सेशन में देखने को मिली है। लेकिन अब कल का सेशन कैसा रहेगा, आउटलुक आपको क्या रखना चाहिए, उसी पर करते हैं फोकस। आस्था जैन हमारे साथ बनी हुई हेम सिक्योरिटी से। आस्था, गुड इवनिंग। पहले तो मार्केट्स पर ही अपना आउटलुक दीजिए। पिछले इनफैक्ट 3-4 सेशन से ये चीज हमने देखी है, पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते की शुरुआत में भी, कि हम ऊपर खुलते जरूर हैं, जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेवल्स पर सस्टेन होने में, टिकने में काफी दिक्कत हो रही है। व्यू क्या है आपका भी लेवल्स पर? गुड इवनिंग दीपाली। बेसिकली देखा जाए तो लास्ट 2 सेशन से यही हो रहा है। गैप अप ओपनिंग के बाद जब हम क्लोज करते हैं मार्केट्स तो निफ्टी नीचे की तरफ क्लोज करता है, जो ये संकेत दे रहा है कि अभी भी यहाँ पे निफ्टी में जो है और मार्केट्स में जो है कमजोरी बनी हुई है, ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पा रहा। मेरे हिसाब से कमजोरी आगे जाते हुए भी जारी रहेगी, इसीलिए 9170 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी उसके नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा चांसेस हैं कि और भी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। सो ऑल टुगेदर राय यही रहेगी कि मार्केट्स अभी वॉलेटाइल लगते हैं और जो बायसनेस है वो डाउन साइड की है, तो थोड़ा सा यहाँ पे नई पोजीशन ना लें, क्योंकि 9170 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और जो लेके बैठे हुए हैं वो इसी को एक स्टॉप लॉस बना के होल्ड करें। अगर इसके नीचे जाता है तो एग्जिट करने की यहाँ पे राय रहेगी। तो ये व्यू इंडेक्स पर आया है आस्था की ओर से, लेकिन अब बिना देरी के सवालों को शामिल करते हैं, क्योंकि ढेर सारे सवाल हमें मिलते हैं शो में, जो कि हमसे अपने निवेश को लेकर रणनीति जानना चाहते हैं। और जो पहले कॉलर है हमारे साथ वो प्रवीण कुमार हैं फोन लाइन पर। प्रवीण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, रेडिको खत्म 100 शेयर है मेरे पास। और ठीक है, तो बीएल पर एक राय ले लेते हैं। 3,000 स्टॉक से 72 के प्राइस पर। आस्था, क्या व्यू रहेगा आपका बीएल पर? 72 इनका परचेजिंग प्राइस है, क्या सजेशन होगा? बीएल की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इनको अभी भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में वैसे तो यहाँ पे मंदी बनी हुई है और स्टॉक भी पर्टिकुलर टूटा हुआ है, लेकिन 56 के नीचे अगर जाता है तो मंदी गहरा सकती है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए 56 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, बीएल पे है और बीएल पर ये सजेशन आपको दिया गया है। चलिए, इसके अलावा अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब सुभाष हैं पुणे से। सुभाष जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट सुभाष जी से बातचीत नहीं हो पा रही है। जो डिटेल्स इन्होंने हमें दी हैं एसएमएस के थ्रू, और रेडी को खेतान पर इनका सवाल है। 100 स्टॉक्स इनके पास हैं और जो परचेजिंग प्राइस है इनका वो है 329 का। आस्था, हमने हालांकि देखा है कि लिकर स्टॉक्स में काफी बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है। रेडी को खेतान में मूवर रहा है, लेकिन अब इनके लिए क्या सजेशन होगा इनके परचेजिंग प्राइस को देखते हुए? बेसिकली सजेशन अभी यहाँ होल्ड करने का रहेगा।
लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है 270 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो यहाँ पे दिक्कत बढ़ सकती है। इसीलिए 270 के स्टॉप लॉस के साथ मैं होल्ड करने के यहाँ पे सलाह दूंगी। आगे जाते हुए 330 से लेके 340 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए, राय आपको मिली है रेडियो खेतान पर आस्था की ओर से। इसके अलावा दीपक सिंह है फोन लाइन पर रोहतक से। दीपक जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। चलिए ठीक है, एसएमएस के थ्रू ही लेते हैं, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। सवाल इनका बैंक ऑफ बड़ौदा पर है। 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 45 रुपए के प्राइस पर। और आज हमने देखा है सरकारी बैंक स्टॉक्स भी काफी फिसले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो पिछले हफ्ते इनफैक्ट 11 साल के लोअर लेवल्स भी टच किए थे। अब इनके लिए सजेशन क्या होगा इस प्राइस को देखते हुए? बेसिकली जिस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में आज भी गिरावट आई है, ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए। दीपाली, सरकारी बैंक की बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें तो 3 तरह की प्रॉब्लम सभी सरकारी बैंक में आगे जाते हुए देखने को मिल सकती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनके पास भरपूर नहीं है, यानी कि ग्रोथ कैपिटल की कमी है। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है। दूसरी तरफ रिस्क सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं है, और तीसरी तरफ जिस तरह से सरकारी बैंकों में मर्जर की बात चल रही है, तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट का पूरा फोकस अगर वहां रहेगा तो आगे जाते हुए वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस अभी आने वाले कुछ दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। और जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में सभी की कमेंट्री आ रही है, कोविड को लेके बड़े बड़े प्रोविजंस क्रिएट किए जा रहे हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर रहे हैं। और मोराटोरियम की भी बात करें तो लगभग जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक में अगर हमने देखा तो काफी 30% लोन बुक मोराटोरियम में इनका गया है। तो मेरे हिसाब से सरकारी बैंकों में भी ये दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से सरकारी बैंकों से तो एटलीस्ट अभी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं एग्जिट की सलाह दूंगी। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्जिट की स्ट्रैटेजी आस्था की ओर से दी गई है। इससे आप एग्जिट कर लीजिए, बेहतर विकल्प है निवेश के लिए, वहां पर पोजीशंस बनाइए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आस्था जन हमारे साथ बनी हुई है, आप दिख रही कल का बाजार। आप दिख रहे हैं कल का बाजार, आस्था जैन बनी हुई है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हमें सवाल ढेर सारे मिल रहे हैं और अगला एसएमएस है नीरव दारजी का बॉम्बे से। सवाल इनका एचईजी लिमिटेड पर है। 16 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, परचेसिंग प्राइस है 484 का। और इनफैक्ट आस्था एचईजी हो या फिर ग्रेफाइट हो, जो प्रोडक्ट से बनाती है, उसके भी ग्लोबल डिमांड तो लॉकडाउन की वजह से इमर्ज नहीं हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टॉक्स चलते हैं तो एकाएक या तो अपर सर्किट पर चलते हैं या लोअर सर्किट पर, तो बड़े अनप्रेडिक्टेबल मूव यूजुअली इन स्टॉक्स में आते हैं। बट सजेशन एचईजी पर क्या रहेगा? 484 का इनका परचेसिंग प्राइस है। बेसिकली एचईजी की बात करें तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया स्तरों पर इन्होंने बाइंग करी है, क्योंकि प्रॉफिट में है ये। तो मैं जो इन्हें स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगी वो ऊपरी लेवल का ही रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर वो ट्रिगर भी हुआ तो ये प्रॉफिट में निकलेंगे। 620 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। 850 का लक्ष्य रहेगा। 850 के टारगेट है, होल्ड करने की सलाह है। 400 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अक्षत राव है बेंगलुरु से। उन्होंने सवाल जो भेजा है वो एक्सिस बैंक पर भेजा है। इन्होंने भी ट्विटर पर ये सवाल भेजा था। 35 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए एक्सिस बैंक और जो परचेसिंग प्राइस है इनका वो है 428 का। एक्सिस बैंक आज तो इनफैक्ट बैंक स्टॉक्स काफी गिरे हैं, लेकिन इनकी एंट्री लेवल तो ठीक ठाक है अगर लेवल के हिसाब से देखें। आज तक क्या सजेशन होगा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो एक्सिस बैंक पर? बेसिकली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो भी यहाँ पे 340 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि ऐसा लगता है बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अभी लगातार 3 बैंकों के जो नतीजे आए थे दीपाली, चाहे से एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो। इनफैक्ट एक्सिस बैंक पर्टिकुलरली बात करें तो 28% लोन बुक मोरेटोरियम में गई है। तो अभी सबसे बड़ी चीज जो हम यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं वो कितना परसेंट यहाँ पे जो लोन बुक है बैंकों की वो मोरेटोरियम के लिए जा रही है, क्योंकि आगे जाते हुए स्लिपेजेस और एनपीज वहीं से हमें निकल के आते हुए नजर आएंगे। तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट काफी ठीक थे, बट जिस तरह से अभी मोराटोरियम में ये लोन बुक गई हुई, और प्रोविजंस भी देखिए बैंक ने बहुत ज्यादा बनाए हैं। 3000 करोड़ के प्रोविजंस हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रोविजंस बैंक ने बनाए। तो मेरे हिसाब से काफी कॉशियस है बैंक, और पूरा बैंकिंग सेक्टर अभी काफी कॉशियस है। अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो स्टॉप लॉस लगा ले 340 का। उसके नीचे जाता है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ एग्जिट ही कर जाए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट गहरा सकती है। तो एक्सिस बैंक में बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 340 का। अगर ऊपरी स्तरों पर एक बाउंस बैक आया तो हो सकता है 450 तक के लेवल हमें वापस देखने को मिले। तो 324 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए एक्सिस बैंक। उछाल मिले तो आपके भाव के आसपास है, पर उसके ऊपर जा सकता है। पंकज कुमार लखनऊ से फोन लाइन पर है। पंकज जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक है
हम्म। 335 के भाव से मैम 200 शेयर्स हैं। ठीक है। हाँ। और और मैम कोई मेरे स्टॉक पास भी है? बजाज फिनसर्व के 4600 के भाव से मैम 15 शेयर है। ठीक है, पूछ लेते हैं, आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट की है? यस मैम। मैम आईसीआईसीआई बैंक का तो मेरा एक हफ्ते का पोजिशनल व्यू से मैंने ले रखा है आईसीआईसीआई बैंक। और बजाज फिनसर्व? सब तो मैम मेरा लॉन्ग टर्म के व्यू से है। ठीक है, तो आशा बजाज फिनसर्व में तो लॉन्ग टर्म व्यू है, 4600 का परचेसिंग प्राइस है, और इमीडिएट व्यू है आईसीआईसीआई बैंक में 335 की एंट्री है। बताइए क्या करना है? दीपाली, जिस तरह से सैटरडे को नतीजे आए थे उसके बाद हमने आज 5% तक की गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में देखी है। अगेन जो मैं प्रोविजनिंग की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे बैंक ने काफी बड़ी प्रोविजनिंग करी है और मेरे हिसाब से उस वजह से ही मार्केट थोड़ा कॉशियस हुआ है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक ने जो रिपोर्ट किया है अप्रैल 30 तक की जो इनकी लोन बुक है वो 30% मोराटोरियम में गई है, और जो इनका बेसिकली लोन बुक का सबसे बड़ा पार्ट है 49% वो मॉर्टगेजेस से आता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक में भी मार्केट अभी इसी चीज को लेके कॉशियस है कि 30% लोन बुक का मोरेटोरियम में है, तो आगे जाते हुए वो किस तरह से पैन आउट होता है। ऑल्दो कंपनी ने काफी बड़ी प्रोविजनिंग यहाँ पे, बैंक ने काफी बड़ी प्रोविजनिंग की है, बट अगेन थोड़ा सा कॉशियस व्यू यहाँ पे पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेके बनाया जा सकता है, और उसी वजह से आईसीआईसीआई बैंक में, और वैसे भी इन्होंने पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लिया है, तो 295 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। उसके नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करें। 350 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं ऊपरी स्तरों पर, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। बजाज फिनसर्व की बात करें तो फंडामेंटल्स, क्योंकि आज ज्यादातर यहाँ पे जो सवाल आ रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर को और फाइनेंशियल सेक्टर को लेके ही है, तो अगेन फंडामेंटल्स थोड़े से अभी कॉशियस है, अनसर्टनिटी का माहौल है, ज्यादातर बैंक में प्रोविजनिंग बढ़ी है। सो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी इसमें अछूते नहीं रहेंगे। अगेन इन्होंने लॉन्ग टर्म यहाँ पे रखा है तो 4120 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फिनसर्व को होल्ड करें। ठीक है, तो सलाह आपको मिली है दोनों ही स्टॉक्स पर, और उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अजय काला है हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से। अजय बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम। मैम मेरे पास में वेदांता के 1300 शेयर्स है 1300 एट द रेट ऑफ 101। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए वो? ये लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, शॉर्ट टर्म व्यू है? अपना व्यू बताइए पहले। मैम मेरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या करना चाहिए इसमें? पूछ लेते हैं। आशा, वेदांता 101 पर इन्होंने एंट्री ली है, 1300 शेयर है, पहले की खरीद होगी, और लॉन्ग टर्म रखें तो क्या प्रोस्पेक्ट्स आप देख रही हैं? बेसिकली लॉन्ग टर्म भी रखे तो यहाँ पे नजरिया 6 महीने का तो एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा, और जो इनकी कॉस्ट प्राइस है वो भी हमें आती हुई तभी देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। मेरे हिसाब से 62 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो अपनी पोजिशंस पे लगाएं। और पहला जो लेवल है वो 92-95 का है, वो आएगा तो उसके बाद ही इनको इनकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी, तो मेरे हिसाब से पेशेंस रखें और होल्ड करें पोजिशंस। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, लेवल्स आपको बताए गए हैं, उनको बतौर स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अखिलेश सिंह है हमारे साथ आजमगढ़ से। अखिलेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते, पूछिए। मैडम मेरे पास आरबीएल बैंक है, 1000 शेयर है 128 पे। 128 आपका परचेसिंग प्राइस है। आपके भाव के आसपास ही है, लोअर लेवल पे ली है आपने एंट्री पर, आज दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। आस्था बताइए, आरबीएल बैंक 128 की बाएंगे, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो या तो एग्जिट करें, नहीं तो फिर एक स्टॉप लॉस 107 का लगा लें, क्योंकि आरबीएल बैंक की जब हम बात करें तो नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन अगेन कंसर्न स्लिपेजेस को लेके है और वो पूरे बैंकिंग सेक्टर पे है। तो अभी मेरी सबसे पहले तो ये रहेगी कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा कॉशियस ट्रेड करें, और उसमें भी अगर किसी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो जो टॉप बैंक है जिसमें पेडिग्री काफी बढ़िया है, बैलेंस शीट काफी मजबूत है, तीन चीजें हमेशा दीपाली बैंकिंग सेक्टर में देखने की होती है। सबसे पहले एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, जिसमें एचडीएफसी बैंक के 18.5% है, यानी कि कैपिटल काफी अच्छा खासा है बैंक के पास, वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जो इनके एनपी रेशियोज है वो कंफर्टेबल लेवल पे होने चाहिए, तो वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से, और तीसरा मैनेजमेंट काफी अच्छा होना चाहिए। सो इन सब पैरामीटर्स पे अभी एकमात्र बैंक एचडीएफसी बैंक लगता है। कोटक के नतीजे आए नहीं है इसलिए मैं अभी कमेंट नहीं करूंगी। बाकी सारे बैंक है उसमें कॉशियसली ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ करें। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होते हैं तो बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं, तो इनके लिए भी सलाह रहेगी 107 के स्टॉप लॉस के साथ आरबीएल बैंक में होल्ड करें। लेकिन अगर ट्रिगर होता है तो बिल्कुल यहाँ से निकल जाए। सेक्टर के तौर पे केमिकल बढ़िया लगता है, फार्मास्यूटिकल बढ़िया लगता है, लास्ट हफ्ते भी मैंने इस बारे में बातचीत की थी, तो उनमें से कहीं पे भी एक पोजीशन बना सकते हैं, नुकसान की भरपाई होने के आसार रहेंगे। चलिए, तो सजेशन आपको मिला है आरबीएल बैंक का, उस हिसाब से रणनीति आप बनाइए।
बेहतर विकल्प है, वहां पर पोजीशंस ले सकते हैं। उछाल में ले, आपके लेवल के आसपास पहुंचे तो निकल जाइए। श्याम मूल्य ने एसएमएस भेजा है कोल्हापुर से, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 50 शेयर है इनके पास 1592 के लेवल्स पर ऊपर की बाइंग है। उसके बावजूद भी स्टॉक इनके भाव के ऊपर गया आज के सेशन में। क्या सजेशन होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आस्था? रिलायंस की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे कंपनी फंडामेंटली काफी बढ़िया है। रिलायंस जियो ने यहाँ पे 17.5 मिलियन यहाँ पे सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं Q4 ऑफ FY20 में। दूसरा जो इनका सेगमेंट है रिटेल, वहां पे भी काफी ज्यादा अच्छे खासे स्टोर्स हैं 11,784 के आसपास, और इनफैक्ट इस क्वार्टर में ही काफी अच्छी खासे इन्होंने नए स्टोर्स ऐड किए हैं। तो ये जो दोनों सेगमेंट है ये काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, आगे जाते हुए कंपनी को मजबूती देंगे। फेसबुक के साथ जो यहाँ पे एक पार्टनरशिप हुई है वो भी कंपनी को यहाँ पे मजबूती देगी। ओटीसी जो बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल जिसे हम कहते हैं, वहां पे भी एनसीएलटी को यहाँ पे अप्रोच किया जा रहा है, तो आगे जाते हुए वहां पे भी कंपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएगी। मेरे हिसाब से हर तरह से ये कंपनी बहुत स्ट्रांग लगती है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपने इस निवेश में। रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड कीजिए। देवाशीष ने एक सवाल भेजा है ओडिशा से। देवाशीष जी नमस्कार। जी नमस्कार बताइए सर, क्या सवाल है आपका? जी। एक्चुअली मैंने शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो उनमें किस भाव मैंने पर? 331 में लिया था 200 शेयर। ओके, तो अभी नुकसान में आप, currently आपकी short तो करने पहले की बाइंग होगी ये। हाँ, ये एक्चुअली मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, 1 महीने का टाइम है मेरे पास, तो शॉर्ट में क्या कैसे होगा कुछ आइडिया? अच्छा, 1 महीना आपसे रखना चाहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आस्था मिड कैप आईटी में हमने काफी अच्छा मोमेंटम पिछले हफ्ते देखा था, साइन भी चला था। इनफैक्ट नंबर्स आने से पहले, नंबर्स आने के बाद हमने 7-8% की वीकनेस इसमें हावी होते हुए देखी। इनकी बाइंग ऊपर की है काफी, महीना भर रख सकते हैं, क्या व्यू है? मेरे हिसाब से तो बाइंग है तो एक बार तो एग्जिट कर जाएं, क्योंकि 200 का ही इनका इस स्टॉक का काफी ऑल टाइम लो है, उसके नीचे गया तो स्टॉक और ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। तो मैं इन्हें सलाह दूंगी, और प्लस नतीजे भी इतने बढ़िया नहीं आए थे, तो आने वाले 2-3 महीने तो बढ़िया रहने वाले नहीं है स्टॉक के लिए। इनफैक्ट Q1 भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, FY21 में आईटी कंपनीज इतना बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट दिखाने वाले नहीं है। सो ऑल टुगेदर एग्जिट करने की सलाह रहेगी लॉन्ग पोजिशन से। आई थिंक इन्होंने शॉर्ट पोजिशन क्रिएट करने की भी बात करी थी, तो शॉर्ट पोजीशन ये चाहे तो एक स्टॉप लॉस के साथ क्रिएट कर सकते हैं, बट लॉन्ग पोजीशन से मैं एग्जिट करने की बिल्कुल सलाह दूंगी। है तो इस पोजीशन से एग्जिट कीजिए अगर सिर्फ महीने भर का व्यू है तो, क्योंकि महीने भर में स्टॉक में तो बहुत मोमेंटम आ गया, इसकी एक्सपेक्टेशंस कम है। लक्ष्मण ने सवाल भेजा है वाराणसी से, लॉरस लैब्स पर इनका सवाल है। 454 की इनकी बाइंग है, और इस स्टॉक को अगर हम देखें शुक्रवार के सत्र में स्पेशली काफी बिकवाली स्टॉक में हावी होती हुई दिखी थी। उसके पीछे कारण भी था, क्योंकि यहाँ पर कई डील्स हुई थी। एलिक्सर वेल्थ है फंड, जिसने लगभग 5.5 लाख शेयर्स बेचे थे 449 के प्राइस पर। पीआरटी सिक्योरिटीज ने 10 लाख शेयर्स बेचे थे, जिसकी वजह से एक सेल ऑफ अपने हावी होते हुए दिखा था। अगेन ऊपर के लेवल की बाइंग है इनकी आस्था। क्या सजेशन होगा? लॉरस लैब 454 इन्होंने अपना परचेसिंग प्राइस बताया। बेसिकली दीपाली, लॉरस लैब में नतीजे तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन जो ये स्टेक सेल की वजह से एक हमने डेफिनेटली यहाँ पे एक गिरावट देखी है, और इसी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहा जा सकता है। इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रहेगा 385 का, तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें 385 के स्टॉप लॉस के साथ। हो सकता है वापस से अगर स्टॉक ने एक रिबाउंड दिखाया तो 500 तक के लेवल्स हमें वापस देखने को मिले, 500 से लेके 525 तक। एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं, 550 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सजेशन आपको मिला है इस स्टॉक पर। एक और सवाल आया है हमें हुडको पर, और ये सवाल पप्पू कुमार साहू ने भेजा है कोलकाता से। हुडको के 5000 शेयर है 22 रुपए के प्राइस पर, और इनके बाइंग प्राइस के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। क्या सजेशन होगा आस्था, इस शेयर पर क्या करना चाहिए? बेसिकली हुडको की अगर यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से स्टॉक में यहाँ से अभी होल्ड किया जा सकता है 18 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 25 से 28 का। ठीक है। प्रकाश कुमार हमारे साथ इनफैक्ट फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मुझे ये जानना था कि मैंने जस्ट डायल का 100 शेयर परचेज किया है 380 पे, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर मुझे क्या करना चाहिए मैम? जस्ट डायल पर सवाल है आस्था इनका। 380 की इनकी परचेजिंग प्राइस है, 100 स्टॉक्स है। व्यू इनका शॉर्ट टर्म है, बताइए क्या सजेशन होगा आपका?
जस्ट डायल की अगर हम बात करें तो बेसिकली 380 की इन्होंने परचेजिंग प्राइस यहाँ पे बताई है। स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे वीक हुआ है, तो एक स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर ये चाहे तो लगा सकते हैं 310 का। सो मेरे हिसाब से 310 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। हो सकता है आने वाले 2 हफ्तों में हमें ये स्टॉक 300 से लेके 400 के बीच में मूव करता हुआ नजर आए, तो 310 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में मेरे हिसाब से एक बार 350 से 400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर रिबाउंड आया, लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो बिल्कुल एग्जिट कर जाए। 310 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ये टूटा तो वीकनेस बढ़ सकती है। इस स्टॉप लॉस साथ होल्ड कर लीजिए अपनी पोजीशन को। अगला सवाल आजम अली ने भेजा है ट्विटर पर। अशोक लेलैंड पर इनका सवाल है। 5000 क्वांटिटी इनके पास अशोक लेलैंड का, जो परचेसिंग प्राइस है वो 48 रुपए का है। और इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखी भी है आज तक, लेकिन टू व्हीलर ऑटो स्टॉक ज्यादा तेज रिकवर हुए अपने 52 हफ्तों के निचले स्तरों से। और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर सबसे लेट रिकवरी आएगी, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ऐसे में अशोक लेलैंड क्या करना चाहिए 48 की बाइंग को देखते हुए? बेसिकली अशोक लेलैंड की हम यहाँ पे बात करें तो 48 की इनकी बाइंग है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ ये अपनी बाइंग को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें जो रखा जाएगा वो नीचे में रह सकता है 37 रुपीज का। सो 37 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजिशंस को कंटिन्यू करें। ऊपर में अगर 48 का ही लेवल ब्रेक होता है तो 53 से 55 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, 55 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, बने रहिए। अंजलि बैनर्जी ने एक सवाल भेजा है मिश्र धातु निगम पर। इनके पास आज तक 1000 शेयर है मिश्र धातु निगम के 220 के लेवल्स पर, माफ कीजिए। क्लियरली इन्होंने बताया है कि जो ये स्टॉक है उसको 6 से 12 महीने के लिए होल्ड कर सकती हैं। क्या व्यू रहेगा? बेसिकली यहाँ पे मिश्र धातु निगम की अगर हम बात करें तो दीपाली मैं आपसे वापस से एक बार इसकी कॉस्ट प्राइस जानना चाहूंगी, किन स्तरों पर इन्होंने खरीदारी करी है? 220 की इनकी बाइंग है। 220 की बाइंग है। मेरे हिसाब से स्टॉक में एक बार होल्ड किया जा सकता है, लेकिन 175 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉक में वापस से बाउंस बैक देखने को मिला तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी इन्हें देखने को मिल सकती है, बट अभी होल्ड करें 175 के स्टॉप लॉस के साथ। 175 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है, बने रही है इस निवेश में। कृष्ण अग्रवाल ने सवाल भेजा एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर। इनके पास जो परचेसिंग प्राइस है वो 184 रुपए का मान लीजिए, क्योंकि 183.70 की बाइंग है। क्या सजेशन होगा एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में? एवरेस्ट इंडस्ट्री की बात करें तो 183.70 की इनकी कॉस्ट प्राइस है, और आज के सेशन में भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी देखी थी। मेरे हिसाब से अगेन स्टॉप लॉस के साथ इनको यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 150 का। आपके स्टॉप लॉस के साथ एवरेस्ट इंडस्ट्रीज होल्ड कीजिए। अमित कुमार ने सवाल भेजा है एफएल इंडिया पर। 18 शेयर्स है इनके पास 1846 की प्राइस पर, तो 1846 इनका बाइंग लेवल है, लॉन्ग टर्म व्यू है आस्था। बेसिकली एफएल इंडिया की बात करें दीपाली तो मोबाइल मार्केटिंग में कंपनी है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा यहाँ पे मजबूत है, ऑल्दो शॉर्ट टर्म में हमने यहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी देखी है और थोड़ा सा गिरावट भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं, तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस मैं इनको जो सजेस्ट करूंगी वो 1100 रुपए का रहेगा। ठीक है, तो 1100 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड कीजिए पोजीशन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एफएल इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा भी, बने रहिए। चलिए, सवाल तो फिलहाल इतने शामिल करेंगे, लेकिन अब बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के मुहिम की। दरअसल सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। यानी यदि आपने किसी भी व्यापार लेन देन को आप नोटिस करते हैं जो आपके द्वारा अधिकृत नहीं है, जिसमें कुछ भी आपको सस्पिशियस लगता है, तो आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको अलर्ट होना बहुत जरूरी है। अपने ब्रोकर को तुरंत जांच करने के लिए कहीं ऐसी कोई एक्टिविटी आप देखें, अपने खाते को आप अस्थायी तौर पर फ्रीज कर सकते हो, तो ऐसे कुछ स्टेप्स आपको लेने चाहिए किसी भी मिसहैपनिंग को अवॉइड करने के लिए। आस्था, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से ये आपने जो मुहिम चलाई है काफी लास्ट के काफी महीनों से हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल एक सावधानी के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। कोई भी सदिंग यहाँ पे अगर हमें एक्टिविटी देखने को मिलती है तो तुरंत ब्रोकर को यहाँ पे अपना जरूर इन्फॉर्म करें। प्लस जो भी यहाँ पे पासवर्ड वगैरह है उनका खुद ध्यान रखें, बिल्कुल कहीं पे भी ये शेयर नहीं करें, क्योंकि अभी जिस तरह से यहाँ पे वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क रह के काम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे सतर्कता हर निवेशक को यहाँ पे बरतनी चाहिए। तो इसमें ये बिल्कुल सहयोग करें, और अपनी यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है तो ब्रोकर को इन्फॉर्म करें, और अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा तरीके से यहाँ पे यूज करें, और बिल्कुल डिस्क्लोज ना करें जो सीक्रेट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जैसे पासवर्ड वगैरह।
बिल्कुल, तो आपके अपने इन्वेस्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप पर भी है, इसलिए कोई भी आप सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं, तो तुरंत आपको एक्टिव होना चाहिए। आप अगर सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो अपने निवेश की सुरक्षा कर सकते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। इसलिए जैसे कि आस्था ने बताया, अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आप देखें, तो अपने ब्रोकर को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए, अपने अकाउंट को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं अस्थायी तौर पर। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपको लेने चाहिए अगर आप अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। पर्पस इसीलिए हमारे इस मुहिम का यही है कि ये जागरूकता आपको बताएं, आपके थ्रू फैलाएं। शुक्रिया आस्था आने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। फिलहाल सवाल भी इतने ही शामिल करेंगे, तो इसी के साथ समेटने का वक्त हुआ है कल का बाजार। लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। अलग अलग माध्यम के जरिए आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी सीएनबीसी आवाज से जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।